नमस्कार, ज्ञान तीर्थ चैनल में आपका स्वागत है। हम पीईटी 2022 का 16 तारीख वाला एग्जाम का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम लोग केवल आंसर्स नहीं देखेंगे, अच्छी तरह से प्रॉपर सॉल्यूशंस देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं और उनके सॉल्यूशन किस तरह से रहेंगे, पूरा मैथमेटिक्स के स्पेशली जो पेपर सेटिंग में हम कैसे कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। वरना आंसर्स तो पता लग ही जाते हैं और सॉल्यूशन भी हाई फाई दे देते हैं, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन देना है जो कि पेपर में वास्तव में किया जा सके। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं कि 1/3 ऑफ मनोज सेविंग इन किसान विकास पत्र इज इक्वल टू 1/2 ऑफ हिज सेविंग इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इफ ही हैज 1,50,000 एज टोटल सेविंग, हाउ मच हैज ही सेव्ड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो किसान विकास पत्र में कुछ वो पैसे जमा करता है, कुछ पीपीएफ में पैसे जमा करता है। तो पीपीएफ को मैंने पीपीएफ लिख दिया है, किसान विकास पत्र को केवीपी लिख दिया है। तो 1/3 ऑफ मनोज सेविंग इन किसान विकास पत्र, तो 1/3 केवीपी की जो सेविंग है वो इक्वल टू 1/2 ऑफ इज सेविंग इन पीपीएफ। तो हाफ हो गया पीपीएफ का, तो हाफ ऑफ पीपीएफ इज इक्वल टू 1/3 ऑफ केवीपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक इक्वेशन बनाई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या बनाएंगे कि इफ ही हैज टोटल इतने सेविंग्स, ठीक है, 1,50,000 की सेविंग ये टोटल करता है, तो क्या होगा पीपीएफ प्लस केवीपी इज इक्वल टू 1,50,000। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हुई, ये इक्वेशन नंबर 2 हुई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो हमें क्या निकालना है, ये कह रहे हैं पीपीएफ में कितना करता है, तो केवीपी को गायब करना पड़ेगा यहाँ से। केवीपी इन दोनों इक्वेशन से गायब कैसे करेंगे कि केवीपी इक्वल टू, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को लिखा है हमने कि केवीपी इक्वल टू, या 3 को इधर ले गए तो 3/2 इंटू पीपीएफ। ठीक है, तो केवीपी इक्वल टू पीपीएफ इतना हो गया। अब इस केवीपी को इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे डाल देंगे, तो पीपीएफ ये लिया प्लस 3/2 पीपीएफ ये लिया इक्वल टू 1,50,000 जोड़ा 5/2 हो जाएगा। ये इधर गया, ये नीचे आया, काटा, आंसर हो गया 60,000। तो आंसर हो जाएगा ए, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 20, लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। तो 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये बताना है, जबकि उनका एवरेज जो है वो 20 है। तो इसे करने का सबसे आसान तरीका होता है कि मान लीजिए एक संख्या x है, ठीक है, उससे पिछली संख्या x-1 होगी, उससे अगली संख्या x+1 होगी, उससे पिछली संख्या x-2 होगी, उससे अगली संख्या x+2 होगी, x-2 से पिछली संख्या x-3 होगी, x+2 से अगली संख्या x+3 होगी। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्या ये हो गई, सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से हम नंबर्स को ले रहे हैं तो इनका सम करेंगे, एवरेज करने के लिए सम बाई 7, 7 है, 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, 7 से भाग देंगे, इनको सबको जोड़ेंगे, तो क्या होगा, -3 से +3 कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही -2 से +2 कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 7x हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, और नीचे 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, x इक्वल टू 20 आ जाएगा। x जो है ये बीच वाली ये संख्या है, बीच वाली ये x निकली। अभी ये आंसर नहीं है, आंसर क्या है, लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, इन सभी 7 नंबर से सबसे बड़ा कौन सा है, ये है x+3, तो हमें x+3 निकालना है। तो x+3 क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, 20 + 3 = 23। चलिए, ये तो मैथमेटिक्स के हो गए। अगला क्वेश्चन है, ओजोन होल रेफर्स टू, ओजोन होल किसे कहते हैं, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन की जो लेयर है उसके वो पतली हो जाती है, उसे ओजोन डिप्लीशन कहते हैं या ओजोन होल बोलते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ ओजोन लेयर नहीं है, डिक्रीज है। ठीक है, डेंसिटी का तो कोई वैसे भी लेना देना नहीं है, केवल थिकनेस का लेना देना है। इंक्रीज इन ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फेयर, तो वैसे भी ट्रोपोस्फेयर में ओजोन लेयर नहीं होती है, उसे भी इंक्रीज कह रहा है, तो वो दोनों ही चीजें उल्टी ही हैं, गलत है। ठीक है, इंक्रीज इन ओजोन इन लेयर इन ट्रोपोस्फेयर या ओजोन का ट्रोपोस्फेयर में होना एक तरह का पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर हुआ डी। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। प्लांटों को अपने न्यूट्रिएंट या फिर पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं।
नन ऑफ दीज क्लोरोफिल सॉइल लाइट। तो लाइट तो केवल उसे प्रकाश संश्लेषण या फिर क्या बोलते हैं उसे, उसके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है। क्लोरोफिल भी उसमें ही काम आता है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट है वो उसे जमीन से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका चौथे का सी। अगला क्वेश्चन है 6-6.25 माइनस ये पूरा एक इक्वेशन ये दे रखा है कि इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा। ठीक है, पेपर सेटिंग में इसका कोई और हो सकता है कि कोई बहुत ही धमाकेदार तरीका हो, लेकिन आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अभी इसका इससे मल्टीप्लाई करें, इसका इससे मल्टीप्लाई करें, लंबा चौड़ा करें, कुछ कट जाए कुछ घट जाए वो दूसरी बात है, लेकिन पेपर में इतना टाइम भी नहीं होता है, समझ में भी नहीं आता, तो सीधे सीधे इससे इसे घटा सकते हैं। 4.02 हो गया। ठीक है भाई, 5 में से 3 गया 2 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा, पॉइंट लगाया, 6 में से 2 गया 4 बचा। ऐसे सिंपली इसे घटाना है। ऐसे 3.25 में से 3.35 में से 2.23 घटा दिया, इतना आ गया। ठीक है, ये तो सिंपली ऐसे ही लिख दिया हमने, कुछ नहीं इसमें माइनस माइनस किया। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, तो मैंने यहीं के यहीं नीचे लाइन खींची और इनका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जगह बचाने के लिए और समय बचाने के लिए दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 0 0, 2 चौके 8, ऐसे करके लिखा। फिर 1 से गुणा किया कट करके, फिर दूसरा किया जोड़ा, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये प्लस सम आ गया। तो ये पूरी जो चीज आ गई वो यहाँ आ गई। ठीक है, इसको सीधे सीधे हमने अभी उतार ही रखा है, अभी इन्होंने कुछ भी नहीं किया है अभी हमने। अब हमको क्या करना है कि इनको जोड़ना और घटाना है। तो हमने अभी इन दोनों को जोड़ दिया, आराम से जुड़ जाएगा। 4 + 6 0 10 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और एक हासिल रही 4, ऐसे करके पूरा जोड़ दिया। इसमें से इसे घटा देंगे, सीधे सीधे आंसर निकल जाएगा, सीधे सीधे आंसर डी है। ठीक है, आंसर हो गया डी 5 का। अगला प्रश्न है 6, समश्रुत शब्द अले अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। दसन दर्शन, कंधा हिस्सा, भौरा सखी, दमन दामन। तो तुलसी रामायण में एक एक कोई श्लोक है, काफी सारे श्लोक कहीं पढ़ोगे, वो चौपाई है, कहीं भी कई कई कविताओं में भी यूज होता है, ये अली शब्द यूज होता है। जब कोई लड़की अपनी सहेली से कुछ बोल रही होती है तो वहां पे अली शब्द का यूज करती है अपनी सहेली को पुकारने के लिए, बोलने के लिए। तो अली का मतलब सखी होता है, ये तो बहुत आराम से अंदाजा लगाया जा सकता है, पढ़ी हुई चीजें। बाकी और कहीं ऐसा है ही नहीं, तो सिंपली आप कोई भी एक चीज बताओ, अली पता हो, अली का मतलब भौरा होता है, या अली पता हो सखी होता है, तो आप उससे आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 6 का हो जाएगा सी। नागर का पर्यायवाची शब्द है, देखिए ये वास्तव में टफ टफ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। नागर जनरली नहीं पता हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा नागर लोग सोचते हैं देवनागरी, या फिर नागर और द्रविड़ स्टाइल होती है मंदिरों की, या फिर नागर ऐसे समझ सकता है, नागरिक से समझ सकता है ना। तो ये सभी, या फिर नट नागर है ना, जो हमारे वो हैं भगवान कृष्ण को बोलते हैं ना, कि या उनको शिव जी को बोलते हैं, किससे बोलते हैं, नटनागर। तो नागर का मतलब देवनागरी तो हो नहीं सकता। ठीक है, नगर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी इंसान की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये थोड़ा टफ है, लेकिन आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। ढोल भी नहीं हो सकता, आपको थोड़ा भी आइडिया है ना कि नट नागर कभी सुना हुआ है या फिर नागरिक सुना हुआ है, तो उससे ये समझ में आता है कि किसी इंसान की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इंसान की प्रॉपर्टी क्या है, चतुर होना। तो आंसर डी लगा सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं पता है। बाकी इंटरनेट तो फिर जिंदाबाद है, सॉल्यूशन तो कोई भी निकाल देता है, लेकिन आपको पेपर में कैसे सोचना है, तो वो ऐसे सोचना है। ठीक है, तो ये नागर का आपको जरा भी अंदाजा हो तो आप कर लेंगे, वरना फिर ये टफ है, फिर तो पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसे ही वो अली वाला भी है, ये भी अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। अगला क्या है, सन्यासी का विलोम शब्द क्या है। तो बहुत ही आसान है, इनमें से कोई नहीं, संतापी, विरक्त, गृहस्थ। सो सन्यासी का गृहस्थ होता है, सबको पता है। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। कोलू का बैल होना का क्या अर्थ है। ठीक है, मन लगाकर काम नहीं करना, बुरी तरह काम में लगे रहना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, निर्धन होना। ठीक है, तो कहते हैं ना कि वो कोलू के बैल की तरह से काम में मेहनत करने लग रहा है। कोलू का बैल क्या होता है कि एक ऐसे खूंटा सा गड़ा रहेगा, यहाँ पे एक रस्सी बंधी रहेगी, और उस रस्सी से सर्किल में एक बैल को बांध देते हैं। ठीक है, तो बैल जो है उससे क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐसे करके चलता रहता है, इस डायरेक्शन में, ऐसे इसी में घूमता रहता है, इस काम में लगा रहता है दिन भर। तो कोलू का बैल होता है। ठीक है, तो उससे यहाँ पे मशीन चलती है, उस मशीन से जो है तेल वेल निकलता है। तो मन लगाकर काम नहीं करना ऐसा तो नहीं है, है ना।
बुरी तरह काम में लगे रहना, ये है, यही आंसर है। ये काम में लगा रहता, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, कोई मतलब ही नहीं निकल के आता। निर्धन होना, ये भी एक बार को सोच सकते हैं आप, ये सोच सकते हैं और ये सोच सकते हैं, बी और डी में से कोई एक होना चाहिए, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, गोलू का बैल होना। अगला प्रश्न है सरल कीजिए। तो ये प्रश्न सरल नहीं है, ठीक है। अगर आप इसे पूरी तरह सॉल्व करने लग जाएंगे, इनको जोड़ेंगे, स्क्वायर करेंगे, इनको घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा आराम से निकल जाएगा। फिर इनका मल्टीप्लाई करके डिवीजन करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक दूसरा फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। फिर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएंगे तो फोर ए बी हो जाएगा। उससे भी सॉल्व कर सकते हैं सिमिलरली मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, मैंने क्या सॉल्व किया है कि इसे पूरे को ए मान लिया जाए, इसे पूरे को बी मान लिया जाए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म बनी हुई ना, ए, ये पूरा ए है, ए का स्क्वायर है, ठीक है, बी का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो इनका स्क्वायर को मैंने सीधे सीधे लिख दिया, दिस पूरा प्लस दिस, यहाँ पे लिखा है दिस प्लस दिस, और यही चीज दिस माइनस दिस। ठीक है, तो माइनस में क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 76 हो जाएगा, प्लस 84 हो जाएगा। ये गलती नहीं करनी है, पेपर में गलती हो जाती है। ये सभी चीजें जो पेपर में होता है, मैं उसी सेटिंग में पूरी चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, 84 से 84 कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, ठीक है, प्लस 76 से माइनस 76 से इन्हें जीरो हो जाएगा। तो ये 76 एक और 76 दो, तो दो 76 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने शुरुआत में मैंने भी इसे सॉल्व करते हुए गलती कर दी थी कि यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया है, इनको गुणा मेरे दिमाग में ऐसे आ गया। गलती हो जाती है पेपर में, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। आप कर सकते हो, बाद में भी पता लग जाएगा, स्क्वायर से आंसर निकलेगा भी नहीं तो उससे भी पता लग जाएगा आपने कुछ गलती कर दी है। तो क्या होगा, 76 प्लस 76 दो 76 हो गए, है ना। 84 प्लस 84 दो 84 हो गए, इनके बीच में यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होगा, नीचे 76 प्लस मल्टीप्लाई बाई 84 पहले से ही चला आ रहा है, तो 76 से 76 काट देंगे, 84 से 84 काट देंगे, तो यहाँ पे 2 था और ये 2 था, दो दूनी 4, आंसर हो गया 4। तो इसमें आंसर क्या दे रखा है, बी है 4, तो आंसर हो जाएगा 10वें का बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11। ठीक है, 9 प्लस 4 रूट 5 का रूट निकालना है। तो ये प्रश्न जो है रिपीटेड क्वेश्चन कहूंगा, इसीलिए पिछले जो दिन क्वेश्चन आ चुके हैं उनको देख लेना चाहिए। उसमें 9 माइनस 4 रूट 5 करके प्रश्न आया था, तो बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होती है, 2.24 कुछ ऐसे संख्या होगी, वो लेके उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो जो संख्या आएगी 8 पॉइंट कुछ आ जाएगी। ठीक है, उसे 9 में जोड़ दीजिए, 9 और 17 के आसपास हो जाएगा। तो अंडर रूट 17 की वैल्यू करीब करीब जो आ रही होगी वो इनमें से किसकी आ रही है। ठीक है, क्योंकि रूट 5 तो आपने पहले ही निकाल रखा है ना। तो 4 चौके 16 होता है, 4 पॉइंट कुछ आनी चाहिए करीब करीब, है ना। तो वो किसकी आ रही है, तो 3 प्लस 2 जुड़ जाएगा तो ये नहीं आएगा। ठीक है, 5 प्लस 1 जुड़ेगा, ये भी नहीं आएगा, 5 प्लस 1 जुड़ेगा, ये भी नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 2 जुड़ेगा, 2 प्लस 2 4 पॉइंट कुछ होता है। तो आपको कुछ भी नहीं पता है और आपको केवल अंदाजा लगाना है, जैसे मैंने अभी अंदाजा लगाया है, तो आप उससे बता सकते हैं इसका आंसर बी है। ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना, तो उसका जो सिस्टमेटिक है वो ये है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता था, पेपर में देते टाइम, तो सही बता रहा हूँ। तो ऐसे निकालता मैं, है ना, अंडर रूट वगैरह की वैल्यू लेके गुणा भाग करके ये निकल जाता है, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन आसान तरीका क्या है, जब आपने कर लिया तो फिर आपको याद हो जाएगा, है ना। आसान तरीका ये है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये पूरी चीज, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगी। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगी ये चीज पूरी पूरी अंदर की, और ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है ना। तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो ये हट जाएगा और आंसर अंदर का जो भी बचेगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो ये 2ab अगर हो तो 2ab का मतलब 2 इंटू रूट 5, तो ये 2ab हो गया, इसमें a का मतलब 2 हुआ, b का मतलब रूट 5 हुआ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में इसकी वैल्यू एक्चुअल में यही आ रही है। ठीक है, तो इसमें उल्टा करना है कि इसको स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ना है। हमने स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ के लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये होल स्क्वायर बन गया, 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर से ये कट गया अंडर रूट, और आंसर क्या निकल गया, 2 प्लस रूट 5, तो ये आंसर हो जाएगा बी। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, पेपर में दोनों ऐसे किए जा सकते हैं, अगर आपको पता है तो वैसे करिए, वरना संख्याएं तो है ही, इनको सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। धरेश
का सही संधि विच्छेद है। तो धरेश का मतलब क्या होता है, धरा प्लस ईश, तो धरा प्लस ईश, ये हो जाएगा डी। ठीक है, गुण संधि होती है, ध रा का आ होता है, इधर की तरफ से आ आया, ठीक है, प्लस ईश का ई आया, आ और ई मिला के क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। ठीक है, तो वो धरेश बन गया। तो धरा प्लस ईश होगा, धर प्लस ईश नहीं होगा। ठीक है, और धरह नहीं होगा, नहीं तो विसर्ग संधि हो जाएगी। और धरा प्लस इश नहीं होगा, ये आप आराम से कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब क्या है, ये पैराग्राफ है, आप ध्यान से देखिए, केवल 2 प्रश्नों के लिए कितना लंबा पैराग्राफ दिया है इन्होंने। ठीक है, कितना लंबा पैराग्राफ है, तो पूरा पैराग्राफ पढ़िए। फिर इसमें दे रखा है वेयर डिड जो मीट कारमेन, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन डे ही रन अवे, यहाँ पे इधर लिखा हुआ है कि वो रैन इन टू, मतलब कहाँ पे लिखा है वो लड़की, हाँ, वन डे ही रैन इन टू हर इन द मार्केट बाई चांस, तो मार्केट में उस लड़की से वो मिला, तो आंसर हो जाएगा मार्केट, तो आंसर हो जाएगा 13वें का ए। ठीक है, 14वें का क्या है, जोज मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो इन पब्लिक बिकॉज, जो कि मदर जो है उसे पब्लिक में नहीं जाने देती थी, क्योंकि जो कि मदर ने बाकायदा कहा है कि ही वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई गर्ल्स, तो लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए नहीं वो जाने देती थी। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैंडम। ठीक है, रैंडम का सिनोनिम बताना, ये ध्यान से पढ़ लिया करिए पेपर में कि सिनोनिम पूछा या एंटोनिम। तो रैंडम का सिनोनिम पूछा है, रैंडम का मतलब क्या होता है, तो रैंडम का मतलब एक्सीडेंटल होता है। ठीक है, एग्जामिन होने का कोई मतलब नहीं है रैंडम से, गार्ड का कोई मतलब नहीं है, सोबर का मतलब नहीं है, एक्सीडेंटल है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 15 का डी। अगला प्रश्न है 16, दिए गए बिल्कुल, हाँ, चूज द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ऑड वन आउट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी चीज का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने ध्यान दिया कि 25 है, 25 25, इधर 25 लिखा हुआ है सब में, इसका मतलब कि ये किसी भी चीज का जब जिसके एंड में 5 हो, ऐसी कोई भी संख्या, जैसे 15 है, 25 है ना, या कोई भी संख्या है, उसके एंड में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर निकालते हैं, तो 5 पंजे 25 यहाँ पे आता है डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ का 5 पंजे 25 आता है डायरेक्ट है, और इधर जो संख्या आती है वो इस वाली संख्या प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन होती है। तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हुआ, तो 3 इंटू 2 6 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1 का 1 इंटू 2 2 यहाँ पे आएगा इस जगह पर। ठीक है, तो ऐसे करके इनके स्क्वायर निकलते हैं। तो यानी परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगा वो 6 इंटू 7, 6 7 42 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ऐसे 12 का मतलब हुआ 4 तिया 12, 3 चौके 12। ठीक है, और 30 का मतलब हुआ 5 6 का 30, है ना। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर निकलेंगे। ठीक है, आप बता भी सकते हो ये 65 का होगा, ये 35 का होगा, और ये 55 का होगा। ठीक है, ये वाली संख्या है परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 41 में ऐसा कुछ आ रहा है क्या, है? नहीं आ रहा ना, तो 42 होता तो आंसर निकल जाता है ये वाला। ठीक है, 41 है तो यानी ये होल स्क्वायर नहीं है, तो ये होल स्क्वायर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ये वाला होल स्क्वायर नहीं है। ऐसे करके ऑड वन आउट कर सकते हैं, पेपर में किया जा सकता था, मेरे हिसाब से ज्यादा टफ नहीं है। अगला प्रश्न है कि 8 बज के 20 मिनट पर घड़ी के कांटे, हाँ, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 8:20। 8 बज के 20 मिनट पर घड़ी की स्थिति एक्चुअल में कैसी होगी, 12 बजे, मतलब 8 बजे स्थिति कैसी होगी, 8 बजे पे एग्जैक्ट यहाँ पे सुई होगी घंटे की, यहाँ पे होगी मिनट की। लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं है, ये घड़ी घूम के आ चुकी है इस जगह पर। ठीक है, और ये घड़ी थोड़ी सी घूमी है ना, मान लिया मैंने x डिग्री घूमी है। हम्म, तो उसी का मैंने हिसाब लगाया है कि जब ये घूमती है इतने डिग्री, है ना, ये मतलब 20 मिनट, ये घूमती है 20 मिनट, है ना, और ये घूमती है x मिनट, और 20 ही मिनट घूम रही है, तो x डिग्री घूम जाती है। तो 60 मिनट में कोई भी आवर हैंड यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये 30 मिनट में, 60 मिनट में 30 डिग्री। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी 7 से 8 के बीच में जो डिग्रीज हैं वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो टोटल 360 डिग्री होते हैं, और इनको 12 से भाग देंगे। ठीक है, तो 12 तिया 36, 30 डिग्री जो है यहाँ से यहाँ तक का गैप होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है 30 डिग्री। तो इसमें ये एक 60 मिनट्स में आवर हैंड जो है वो 30 डिग्री जाता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि आवर हैंड जाता है 30 डिग्री 60 मिनट्स में, यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, 30 डिग्री होता है। ठीक है, और 20 मिनट्स में यहाँ से यहाँ तक, जब तक 20 मिनट्स हुए उतने में आवर हैंड कितने डिग्री जाएगा, x डिग्री।
तो 20 मिनट्स में कितना जाएगा x डिग्री, तो x कितना है, तो 60 मिनट गया 30 डिग्री, 20 मिनट में कम डिग्री जाएगा, तो 20 ऊपर आएगा 60 नीचे आएगा, और 30 डिग्री यहाँ के यहीं लिख दिया मैंने। तो ये 30 डिग्री यही है, ठीक है। 20 मिनट्स यहाँ पर आया, 60 मिनट्स यहाँ पे आया, काटेंगे तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 10 डिग्री। तो यहाँ पे 10 डिग्री आगे गया है, ठीक है, ये तो ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कितने डिग्रीज हुए, वो है 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, ठीक है। तो ये हो गया 60 और 60 120, तो 120 डिग्री तो यहाँ से यहाँ तक है, और x डिग्री ये है, तो x डिग्री क्या है 10 डिग्री, तो आंसर क्या होगा 130 डिग्री। तो आंसर है 130, आंसर है बी 17 में का, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं आता होगा तब भी इतना तो आप कर सकते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ब्यूटीफुल का, ब्यूटीफुल का एंटोनिम बताना है, तो अगली होगा आंसर, ठीक है। ब्यूटीफुल सुंदर, अगली मतलब प्रूफ, 18वें को जाएगा सी। अगला है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर सेंसिटिवनेस टू एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कुछ फूड है जिसकी वजह से आप सेंसिटिव हो, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, एलर्जी, कॉन्ग्रीगेशन और डाइवर्जन, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन, डाइवर्जन या एलर्जी, ठीक है। तो आप किसी भी खाने से तो एलर्जी होती है ना, कुछ लोगों को सेंसिटिव होते हैं, तो उसे आंसर हो जाएगा एलर्जी। इसमें कुछ भी ऐसा सोचने लायक नहीं था, कोई बच्चा ही बता सकता है, आसान है, ठीक है। अगला प्रश्न है पॉइंट टू फाल्गुनी, हाँ पॉइंटिंग टू फाल्गुनी, ये प्रश्न थोड़ा सही है, ठीक है। ये रिलेशन वाला प्रश्न है कि पॉइंटिंग टू फाल्गुनी, फाल्गुनी ये है, एफ लिख दिया मैंने। हार्दिक कह रहा है, एच इज सेइंग, तो मैंने बाद में एच को यहाँ लिखा है, ठीक है। एच बोल रहा है कि फाल्गुनी के बारे में, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसका ओनली ब्रदर है ये, ठीक है, उसका एक सन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया। सन ऑफ इज ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, इसकी एक वाइफ है ये, और उसका ये ब्रदर है, ठीक है। ऐसे करके मैंने बना लिया। तो बोल रहे हैं कि एफ फाल्गुनी और इसका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी रिलेशन अलग से नहीं है, वही जो इसने बताया है उसे उसने ऐसे बताया है, और हमको आंसर में ऐसे लगाना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसने कहा है कि इसकी इसका सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ठीक है। तो ये ये जो आदमी है ये इसका क्या लगेगा, इसकी वाइफ ये रही, इसकी वाइफ का भाई ये रहा, और इनका पापा ये रहा, यानी इसकी वाइफ का पापा ये रहा, तो इसका ससुर हुआ, ये फादर इन लॉ हुआ। और फादर इन लॉ की ये क्या है, सिस्टर है। जब ये फादर इन लॉ ब्रदर है, ये ब्रदर है, तो ये सिस्टर हुई, तो सिस्टर और फादर इन लॉ आंसर हुआ, तो आंसर हो गया बी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, स्कीम को ये कोड कर रहे हैं, तो और वंडर को क्या कोड करेंगे, बहुत ही आसान है। एस, स्कीम को कर रहे हैं टी डी है ये भी, तो एस प्लस वन, एस टी सी डी एच आई ई एफ एम ई एम एन ई एफ, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी हो जाएगा डब्ल्यू एक्स ओ पी एन ओ डी ई ई एफ आर एस, तो ये आंसर हो जाएगा, ये वाला एक्स ऑफिस जो भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, ओके। अगला प्रश्न, ये प्रश्न कंफर्म नहीं कर सकता मैं इसमें, जितना मुझे अंदाजा लगा मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, स्टेटमेंट कहे गए हैं उसके हिसाब से चार वैसे उन्होंने कंक्लूजन निकाले हैं, और उन कंक्लूजन में से कौन कौन से सही है ये निकाला है। नो डोर इज डॉग, ठीक है, एक डोर बना दिया मैंने, एक डॉग बना दिया, अगर नो डोर इज डॉग, ये इनका आपस में जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग है, दूर दूर है, चलो ठीक है भाई। अगला स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स आर कैट, जितने भी डॉग हैं वो सारे कैट के अंदर आते हैं, ठीक है, तो कोई भी डॉग कैट से बाहर नहीं होगा, ये बना दिया मैंने। अब कंक्लूजन पूछ रहा है, पहले नीचे से देखना शुरू करते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग, तो जितनी भी कैटें हैं क्या सभी डॉग हैं, नहीं, सभी डॉग कैट हैं, लेकिन सारी कैट डॉग नहीं है, है ना, कुछ कैट इधर बच गई ना, ये वाली कैट डॉग नहीं है, तो कह रहा है कि क्या ऑल कैट्स आर डॉग, तो ऑल कैट्स नहीं है, कुछ कैट डॉग हैं, ये वाली तो डॉग हुई कैट, तो ये वाली जो कैट है वो डॉग नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आराम से बता देते हैं, फोर गलत है, ठीक है। तो ऑल फोर वाला गलत हो जाएगा, तो ए नहीं होगा आंसर, ठीक है, बी सी डी में से कोई एक होगा। अगला क्या है, सम कैट्स आर डॉग, तो वही बात होगी कि कुछ कैट्स डॉग नहीं है, ये वाली, और कुछ कैट्स जो है वो डॉग हैं, ये वाली, तो यही बात कर रहा है, सम कैट्स आर डॉग, बिल्कुल सही है, तो 300% करेक्ट,
जो चीज 100% करेक्ट है उसके बारे में हम कंक्लूजन वो कह सकते हैं। तो आंसर ये भी गलत हो गया, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा। टू पे पूरा पूरा दारोमदार है। नो कैट इज डोर, ठीक है, डोर ये है, कैट ये वाले हैं, ठीक है। कैट ऐसे भी हो सकते थे, कैट ऐसे भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो ये कह रहा है नो कैट इज डोर, तो कोई भी कैट डोर नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ कैट इस वाले में डोर हो सकती है ना, कुछ कैट ये वाली डोर हो जाएंगी, या फिर इस वाले के जो मैंने बनाया है इसमें कोई भी कैट डोर नहीं है, ये सही भी है गलत भी है। तो ऐसा स्टेटमेंट को मैं क्वेश्चन मार्क बना के लगा देता हूँ, ये सही और गलत दोनों हो सकता है, ठीक है। तो कन्फर्म कन्फर्म तो सही है नहीं ना, तो इसलिए मैं इसमें टू को भी गलत मान लेता हूँ। तो आंसर हो जाएगा थ्री ओनली, ठीक है। हर एक केस में ऐसा नहीं है ना, कुछ केसेस में है टू और कुछ केसेस में टू गलत भी है, तो उसे सारे केसेस में नहीं मान सकते, तो ये गलत मान लूंगा मैं, ठीक है। तो आंसर लगाऊंगा टी, थ्री ओनली, ठीक है। ऐसे करके आप पेपर में बहुत आराम से कर सकते हैं प्रश्नों को, इतना मुश्किल नहीं है। अब आएंगे मुश्किल सवाल जो प्रश्न आपको याद है तो याद है, वरना नहीं याद है तो क्या कर सकते हैं, है ना। कौन सी स्टेट है जिसने टॉप किया है अमंग द जनरल कैटेगरी स्टेट्स इन स्टेट रैंकिंग इंडेक्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इसमें आंसर है राजस्थान, नहीं उड़ीसा, उड़ीसा है इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर है इसका सी, उड़ीसा। तो ये प्रश्न आपको याद है तो याद है, वैसे ही मैंने ये पढ़ा था कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी टेस्ट सीरीज में दे रखा था। तो ये एक बार को किया भी जा सकता है, जो कि हम नॉर्मली जिन चीज़ों से पढ़ाई करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? ये मैंने एक बार पढ़ा था लेकिन मुझे पेपर में बिल्कुल याद नहीं था, उसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है। तो I2U2 जो है ये इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए वाला ग्रुप है, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप है। तो ये आप देख सकते हो कि यूएसए के दोस्त लोग हैं सारे, यूएई, यूएसए, इजराइल और इंडिया, ये सब यूएसए का ही एक दोस्त टाइप का ग्रुप है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं I2U2। देखो सीधी बात है कि इंडिया तो होगा ही सब में, इसीलिए दे भी रखा है। ईरान और यूएसए कभी साथ नहीं हो सकते, देखो तुक्का मारने का तरीका बताऊं, ईरान और यूएसए कभी साथ नहीं हो सकते, कभी भी। तो ये दोनों साथ नहीं होंगे निश्चित रूप से, तो ये तो गारंटीड नहीं होगा, ठीक है। इजराइल, यूएई, यूएई यूएसए ये हो सकता है, इटली यूएई यूएसए ये भी हो सकता है, आयरलैंड यूके यूएसए ये बहुत कम चांसेस है। एक तो आयरलैंड यूके यूएसए कोई बनता ही नहीं है, इनको वैसे कोई पूछता नहीं है आयरलैंड वायरलैंड को, तो इसका भी चांसेस बहुत कम है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता था। तो आप तुक्का भी मारते तो इजराइल वाला मारना चाहिए था, क्योंकि न्यूज में हमेशा बने रहते हैं। इटली को कभी न्यूज में सुनते ही नहीं हम लोग, कभी भी नहीं सुनते। तो आंसर तुक्का मारते तो बी लगा सकते थे, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि याद है तो ठीक है, नहीं तो गलत कर सकते हो, बहुत आराम से गलत कर सकते हो या छोड़ सकते हो इसे। अगला प्रश्न है कि नासकॉम पार्टनर्स विद किस कंपनी, किस गवर्नमेंट के साथ में एजेंसी अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडियन टेक एसएमईज, ठीक है। तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो टेक्नोलॉजी वाले हैं उनके साथ नासकॉम ने किस किस देश के उनके साथ पार्टनरशिप करी है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो 25 का बी है, ये सब मैंने नेट से देख के डाला है, मुझे नहीं याद है ये, ठीक है। और याद करना आपको, और पढ़ रखा है तो आपको याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। स्टेट ओन्ड रास्टोम recently supplied upgraded nuclear fuel to India's Kundanpura plant with longer fuel cycle, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूल दिया है इंडिया को, केवल न्यूक्लियर फ्यूल रशिया ही देता है। और कुंडन कुलन जो प्लांट है तमिलनाडु में शायद, वो जो है रशिया ने ही सप्लाई भी किया है, बनाया है मतलब भारत में। तो ये दोनों चीजें के अंदाजे से, और नाम भी देखो क्या नाम है, रोसाटोम, रोसाटोम, ये नाम भी है ना रशियन टाइप का लग रहा है। तो आंसर आराम से कोई भी लगा सकता है, रशिया, ये इतना मैं मुश्किल नहीं मानूंगा। आप एक सेंस से लगा सकते हैं, कुंडल कुल्ला आपको पता होना चाहिए, किसने बनाया ये पता होना चाहिए, क्योंकि 2017-18 उस पीरियड में बहुत न्यूज में रहता था उस पीरियड में। तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हो सकता है। न्यूक्लियर फ्यूल वैसे भी इंडिया को केवल रशिया देता है और कोई नहीं देता, ठीक है। सब हीरो बनते रहते हैं। यूएई है, यूएई तो वैसे ही कुछ कम नहीं है। कनाडा और रशिया हो सकता था, आंसर है रशिया। तो आपको काफी कुछ अंदाजे थे इस वाले क्वेश्चन में करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एट दीमापुर, ठीक है। तो हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी लगाई गई है कहीं पर दीमापुर में। तो अगर आपको अंदाजा है कि दीमापुर कहाँ पर है, नागालैंड में है, वैसे लग ऐसा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं है, दीमापुर सुनने में नाम, ठीक है। तो
इतना थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इस साइड में कहीं का आंसर है, तो कुछ तुक्का मार सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आपको पता है तो पता, नहीं तो नहीं पता है, तो या कहीं दीमापुर सुन रखा है, आप कहीं गए हो या कुछ ऐसा है तो कर सकते हैं, वरना छोड़ देना या फिर तुक्का मारना सही रहेगा। तो 27 को जाएगा सी। ठीक है, 28 का क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो इसका आंसर है 28 का सी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक ठीक है, तो मुझे लग रहा था ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन आपको कंफर्म 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 मुझे नहीं लगता कि कहीं पढ़ा है, मैंने तो नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बैंकिंग में कोई कौन देने वाला है, सोशल सर्विस में पर वो दे सकते हैं, लेकिन ये भारत की ज़्यादातर सरकारी संस्थाएं वगैरह नहीं देती हैं, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में हो सकता था, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते थे एक बार को। मेरे हिसाब से ये टफ क्वेश्चन है, कहीं कहीं भी इसका मैंने मैगजीन वगैरह में कहीं नहीं पढ़ा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियाज फर्स्ट एवर अमृत सरोवर वाज इनॉग्रेटेड। ये कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है, अमृत सरोवर। ठीक है, तो और अगर आपको पता भी ना हो तब भी कुछ जिन आंसर में उत्तर प्रदेश दे रखा है, तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि आंसर उत्तर प्रदेश हो। तो अमृत सरोवर जो है, वैसे भी आपको अंदाजा लग सकता है, थोड़ा बहुत जिसने पढ़ा होगा वो बता सकता है कि यूपी में ये अमृत सरोवर वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये आंसर यूपी हो सकता है, चांसेस हैं। तो आंसर हो जाएगा यूपी, रामपुर में है यूपी में ये अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। यूरेनियम माइनिंग रिजर्व हैज बीन फाउंड रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये राजस्थान में मिली है। तो इसमें अंदाजा लगा सकते हैं, वैसे पक्का पक्का तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई राजस्थान में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और मिलने लगे हैं। राजस्थान में बहुत चल रहा है मिनरल्स के ऊपर रिसर्च और ये सब चीज़, और मिनरल में काफ़ी रिच भी है राजस्थान। तो आंसर राजस्थान एक बार को लगाया जा सकता है, वरना आपको पता होगा, कहीं न्यूज़ पढ़ी होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ो, है ना, और क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ ओमान। ठीक है, माले नहीं है, ये कहीं वहाँ की है, मालदीव वगैरह की। मॉस्को ये रशिया की है। ये दो तो ऐसे ही चले गए ऑप्शन, कुछ नहीं सोचना, वो कुछ भी ना पता हो तो इन दोनों में से इन दोनों में से तुक्का मार सकते हो। या तो मुस्कात होगा, है मस्कट, या फिर होगा पनामा, ओ मनामा। ठीक है, तो तो आंसर है इसका 31 का सी। ठीक है, तो मस्कट है इसका आंसर, ओमान की राजधानी। ठीक है, विच ये जितने भी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के रहते हैं ना, इन देशों की सही पोजीशन क्या है, कहाँ कहाँ पर है, और उनकी राजधानी उसी बड़े से मैप में दिखाई भी देती है। हो पाए तो वो एक बार को देख लेना चाहिए, थोड़ा बहुत नाम तो सुने हुए लगा एटलीस्ट, है ना। तो माले जैसे मैंने बताया, मालदीव इंडिया के पास में, तो इसका तो पता ही होना चाहिए आपको। मॉस्को रशिया की राजधानी सबको पता ही है, तो ये दोनों में से आप अंदाजा लगा सकते हो। कहीं पढ़ा हो मस्कट तो आप फटाक से लगा दोगे कि हाँ यार ये तो मैंने देखा है ना। मैप थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च्ड इन एन इंडस्ट्री फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान। ठीक है, तो ये किसने इंडस्ट्री फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान निकाला है? तो इसका आंसर है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये आपको याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है, लेकिन आपको एक बार बताऊं कि जो एक दिन पहले जो पेपर हुआ है उसके हिसाब से आप ये सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है, ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले पेपरों में इंश्योरेंस वगैरह से संबंधित ऐसी टाइप की कंपनियों से संबंधित सवाल आए हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है पिछले दिन जो आए थे वो अगले दिन रिपीट टाइप के हुए थे, आप उनमें थोड़ा ध्यान दे सकते थे, तो आप कुछ सवाल एक्स्ट्रा कर सकते थे। वेयरेबल एटीएम कार्ड्स एंड ऑफलाइन यूपीआई हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। ठीक है, तो आपको अगर नहीं पता होगा तो आप रुपए उपे मानने लगोगे, है ना। मास्टर कार्ड वीजा के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि ये जनरली कुछ भी नया तो नहीं कर रहे हैं, पुरानी कंपनियां अपनी चल रही है आराम से। तो आंसर एस मनी, है ना, या फिर रुपए में से हो सकता था। जनरली मुझे लगता है ज्यादातर लोग रुपए ही लगा के आएंगे, जिनको नहीं पता होगा तो मैं भी यही मारता, लेकिन आंसर ये नहीं है। आंसर 33 में का है एस मनी। ठीक है, जिनको पता है, जिन्होंने याद किया वो तो ठीक है, जिन्होंने याद नहीं किया उनके लिए इसमें आंसर लगाना बहुत मुश्किल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो ये तो वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, मालदीव और श्रीलंका है, सबको पता है। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं आइलैंड कंट्रीज, ये वर्ड पे ध्यान देना था। ठीक है, आइलैंड वाले, द्वीप वाले देश। ठीक है, तो इसमें मालदीव म्यांमार द्वीप वाला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर है भारत से। ठीक है, लक्षद्वीप अपने ही कोई कंट्री तो है नहीं, ये तो अपना ही जो है यूनियन टेरिटरी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आप इसे हटा सकते थे, इसे हटा सकते थे। बाकी शीशल्स और ऑस्ट्रेलिया ये काफी दूर है इंडिया से, और श्रीलंका मालदीव सबसे नजदीक। तो ये आराम से लगा सकते थे, इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड व्हाइट सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो व्हाइट सिटी किसे बोला जाता है? ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से।
ठीक है, तो उदयपुर में हम लोग सब पढ़ते रहते हैं कि उदयपुर जो है वहाँ पे लेक्स हैं, वहाँ पे इनका जैनों का काफी मंदिर है, जैन मंदिर जो है वो सफेद संगमरमर के बने हुए हैं। ऐसी चीज हम लोग अपने सिलेबस में नॉर्मली पढ़ते रहते हैं हिस्ट्री वगैरह में या आर्ट एंड कल्चर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। तो 35 का हो जाएगा ठीक। ठीक है, आसान है। और पिंक सिटी कौन सी, जयपुर है ना। तो ये कर सकते थे। इट इज डूएबल, इट इज नॉट सो टफ, इट इज समवट टफ। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो मुश्किल है ही है, याद करने वाले क्वेश्चन है सारे। अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज नॉट अ कैपिटल ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। तो इनमें से ये किस किस की कैपिटल कौन कौन सी है, तो इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है। ये मिजोरम की राजधानी है, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी की राजधानी है। तो लोग मिजोरम में तो यूनियन टेरिटरी है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 36 में होगा डी, मिजोरम की राजधानी है। तो ये आंसर हो गया डी, जो कि यूनियन टेरिटरी की राजधानी है। दमन जो है, दमन दीव, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की राजधानी अभी दमन हो गई। ये तो हमने अभी याद किया था, अभी के सिलेबस में लेटेस्ट करंट अफेयर में चल रहा था। ठीक है, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। और कवरत्ती जो है ये इसकी क्या बोलते हैं उसे, लक्षद्वीप की राजधानी है। तो ये भी यूनियन टेरिटरी है। तो सारे यूनियन टेरिटरी हो गए, भी मैंने ऊपर बताया ही था। ये लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है। तो ये आइजवाल क्या हुआ, ये मिजोरम की राजधानी है। मैंने ऐसे याद कर रखा है, आइजवाल में जेड होता है और मिजोरम में भी जेड होता है। तो आंसर जो है ये मिजोरम की राजधानी हो जाएगी। तो ये कोई भी बता सकता है कि ये यूनियन टेरिटरी की राजधानी नहीं है। आंसर हो जाएगा मिजोरम। ये प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो जीवी मावलंकर है, के एस हेगड़े, हुकम सिंह, एम ए अयंगर। एम ए अयंगर कोई आदमी सोच सकता है, लेकिन ये प्रश्न जो है कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है? ये घटना चक्र वगैरह में आप आराम से देख सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, जीवी मावलंकर। एक्चुअली ये जी वी मावलंकर लिखा होता तो आप आसानी से कर लेते, इन्होंने गणेश मावलंकर लिख दिया है। तो ये आंसर है एक्चुअल में जीवी मावलंकर, आंसर है ए। ये पहले फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा बने थे। ठीक है, 1952 वगैरह में। अगला है, इंटरनेशनल वर्कर्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन विच डे इन इंडिया। तो इंटरनेशनल वर्कर डे इंडिया में क्या इंटरनेशनली मनाया जाता है, 1 अगस्त, 15 अप्रैल, 12 दिसंबर, 1 मई। तो आंसर है 1 मई। ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी वो मई डे और ये सब नाटक है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। तो उसके हिसाब वजह से वर्कर डे मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, 1 मई जो है वो महाराष्ट्र और वो क्या नाम है उनका, गुजरात, उनके भी स्टेट डे है, स्टेट बनी थी 1 मई को। तो वो भी याद, वो ऐसे भी याद कर सकते हैं, दो तीन चीजें एक साथ हैं 1 मई को। अगला है, ग्रीन अकाउंटिंग मीन्स मेजरिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री टेकिंग इनटू अकाउंट एस्टिमेशन ऑफ। ठीक है, ग्रीन अकाउंटिंग बोल रहे हैं किसी भी देखिए हरित या ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है हरित लेखांकन। किसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो हमें हमारा जो देश है उसकी नेशनल इनकम जो है, राष्ट्रीय आय, उसको नापेंगे किन चीज को ध्यान रखते हुए, अगर नापेंगे तो उसे ग्रीन अकाउंटिंग कहेंगे। तो नन ऑफ दीज है, तो सब में नन ऑफ दीज दे रखा है इन्होंने। टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ अ कंट्री, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो ग्रीन का मतलब तो ये सभी चीजें ग्रीन ही होती है। तो टोटल फॉरेस्ट एरिया को इकोनॉमी में, अकाउंटिंग में जोड़ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या फॉरेस्ट को क्या जोड़ेंगे, वैसे ये कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अटपटा है। ठीक है, आंसर एक्चुअल में तो पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज को जोड़ के हटाते हैं, बल्कि एक तरह से ये एनवायरमेंट की वजह से इतना हमारी जीडीपी में नुकसान हो गया, तो उसे ग्रीन अकाउंटिंग कहते हैं एक्चुअल में। ये है, ये प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन भी आ रखा है किसी यूपीएससी में या कहीं पे, तो वो ही सेम टू सेम चीज आ गई है यहाँ पे। ठीक है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ अ कंट्री, ये सिमिलर टाइप की ही चीज है, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर है पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज। तो 39 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, संगाई फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो संगाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मणिपुर में मनाया जाता है संगाई फेस्टिवल। नेशनल गेम ऑफ यूएसए क्या है, तो नेशनल गेम बहुत सारे याद करते रहते हैं। तो बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, बेसबॉल। तो आंसर है बेसबॉल। आप यूएसए वाले की पिक्चरों में या कहीं भी देखेंगे तो वो लोग बेसबॉल वगैरह खूब उनके बच्चे खेलते रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट खेलते हैं वैसा ही गेम होता है, डंडे से जो खेलते हैं वही बनता है। तो उसी का पूछा हुआ है इन्होंने, तो यूएसए में बेसबॉल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रोट बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी, ये सबको पता है। ठीक है, फिर भी ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा मैं इसे हल्का सा टक्कर मारूंगा। ठीक है, ज्यादा इजी नहीं है, ज्यादा टफ भी नहीं है, पता होना चाहिए। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी ने लिखी। महात्मा गांधी की सारी जो भी न्यूज़पेपर है सब याद करने चाहिए।
हैं, जो भी बुक्स लिखी इन्होंने दो तीन, सब याद होनी चाहिए। ये पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान कौन सी भाषा में लिखी गई है, तब दिक्कत हो जाती है, शायद गुजराती में लिखी गई है। अगला प्रश्न, ये पूरा इतना लंबा अनसीन पैसेज है कि पुराने समय में लोग ये नेतागिरी वाला पूरा जुगाड़ है इसमें, वो साम दाम दंड भेद करते थे, ये करते थे वो करते थे। तो उस वाले में आंसर क्या है वो देखते हैं। ये नेता नियन के प्रकार साम दाम दंड भेद की नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना, राष्ट्र की निश्चल सेवा, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उस पैराग्राफ के अनुसार, ठीक है। देश की उन्नति, ठीक है, ये भी उसमें ऐसा कुछ नहीं है। महंगे इलाज के लिए विदेश जाना, ये दोनों बातें एक्चुअल में इस पैराग्राफ में लिखी हुई है कि महंगे इलाज के लिए विदेश जाना भी लिखा हुआ है और जनता के द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। एक्सक्लूसिवली ये सेंटेंस नहीं लिखा है, ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कि जनता के उनके द्वारा चुने जाना है। ये जरूर लिखा हुआ है कि वो अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं, मुफ्त चीज और क्या बोलते हैं उसे, अपना इलाज करवा लेते हैं। कहाँ लिखा है? कहाँ रह गया? सारी सुविधाओं को राजा महाराज विदेश जाकर महंगा इलाज कराते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। ये एक्सक्लूसिवली इसमें लिखा हुआ है, इसलिए डाउट हो सकता है कि आंसर डी हो, लेकिन पूरे इसको पढ़ेंगे तो सेंस यही समझ में आता है कि आंसर ए है। तो मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल है, डी भी एक बार को हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसे ए ही मानूंगा और मोस्ट प्रोबेबली ए ही होगा, क्योंकि सेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जैक्टली शब्द हर एक जगह पे नहीं मिलते हैं। मैंने देखा भी, देखा कहाँ पे क्या क्या लिखा है। अनुच्छेद के आधार बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। तो इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मुफ्त की चीजों का लालच देते हैं, यहाँ पे नीचे, ठीक है, मुफ्त की चीजों का लालच जनता को वोट पाने के लिए देंगे। तो यहीं पे सीधे सीधे इसमें सेंटेंस भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की चीजों को वादा करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 44 का सी। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अधिकारों के प्रति जागरूक बने, यहाँ भी साफ लिखा हुआ है, ये कभी नहीं चाहेंगे शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक जागरूक बने, ठीक है। ये भी साइंस पे ही आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन आप आराम से लगा सकते हो। 45वें का आंसर है बी, ठीक है, शिक्षित होने पर वोट झूठे वादे करने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो है आप इसमें साइंस से ही पता लगेगा, ये भी एग्जैक्टली कुछ नहीं लिखा है, बाकी सब तो आप हटा भी सकते हो कि रोजगार की मांग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। असली कीमत पहचानते हैं जाति धर्म, ऐसा कुछ नाम कुछ भी वर्ड भी नहीं लिखे हैं, ऐसा कुछ। शिक्षित होने पर नेताओं के पास कुछ करने योग्य कार्य नहीं बचेगा, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो कुल मिला के आप बी बहुत आराम से लगा सकते हो, वैसे ये एग्जैक्टली कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अगला है, उनमें से आजादी के पूर्व नेताओं को कौन सी विशेषता थी जो अभी दिखाई नहीं पड़ती है। तो आंसर है 46 का सी। आजादी से पूर्व नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। तो हिसाब लिखा हुआ है आवश्यकता, पुराने समय में लोग देश की सेवा करना चाहते थे और वे राजनीति में आते थे, पहले ऊपर ही सेंटेंस में लिखा हुआ है, देखो, पुराने समय में देश की सेवा करना चाहते थे, राजनीति में, पहला सेंटेंस है, वहीं से लिया गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है 47वां, के लोग नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर ये लोग तुरंत पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चले आते हैं। नेतागिरी में लोग नेतागिरी का लोभ निस्संदेह मनुष्य को पतित बनाता जा रहा है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी को नहीं बजाते हैं, है ना। ओके, तो नेतागिरी का लोभ क्या है? स्वार्थ ही है ना, उस तरह से आप देख सकते हो। तो आंसर हो जाएगा 47 का ए, ठीक है। सिद्धांत पिछली पार्टी से मेल नहीं खाता, सब कुछ नहीं लिखा है। विचारों मेल नहीं खाता, सब कुछ नहीं लिखा है। समस्या को हल खोजने के प्रयास करते, सब कुछ नहीं लिखा है। तो आप आसानी से इसका आंसर ए भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अगला पैराग्राफ हुआ, विचारों का जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। ये वो अच्छे विचार करेंगे खराब विचार करेंगे, है, उससे संबंधित है। बहुत ही आसान प्रश्न, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, बेटर इजियर देन लास्ट क्वेश्चन। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, चींटी को हटा डालने, जन्म ज्योति जी का नाम भी नहीं लिखा है वहाँ पे, हनुमान मंगलवार कुछ भी नहीं लिखा है। ये लिखा है अपने मस्तिष्क में विचारों को ध्यान देकर रचनात्मक चिंतन करना, ठीक है। यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है, इस पूरे पैराग्राफ में यही है सर। ठीक है, बहुत आसानी से लगा सकते हैं और सेंस से भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप आराम से समझ सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव विचारों वाला पूरा पैराग्राफ है। तो निम्न में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक है। तो देखो, ईर्ष्या रचनात्मक नहीं हुई, हटा दिया। क्रोध शोक रचनात्मक नहीं हुआ, हटा दिया। ईर्ष्या चिंता भय ये नहीं हुआ, ये भी हटा दिया। आंसर हो जाएगा सी। तो 49 हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है। ठीक है, जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, भर सकता है क्या? ये तो कैसे भी नहीं होगा। आप प्रश्न भी पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे तब भी बता सकते हो गलत है, ठीक है। अब देखो,
जब क्रोध और इनसे मनोभाव से दूर रहे होते हैं। दूर हो गए तो क्यों भाई, अंधकार से भर जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है। जब हम आशा प्रफुल्लता विचारों में खोए रहते हैं तो अंधकार से भर सकता है क्या? आशा प्रफुल्लता वगैरह होगी तो हटाओ, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा 50वें का डी, कुछ भी बिना सोच समझे। क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक लंबे समय तक अपनी तीव्रता को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया 50वें का डी। ठीक है। 51वां, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? निरोगता, समृद्धि, सफलता के विचारों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, ऐसी विचारों से दूर रहोगे तो कहाँ से अच्छा अच्छा हो जाएगा? ईश्वर का लगातार ध्यान चिंतन करना चाहिए। ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है इसमें, ऐसे ये सही है लेकिन इसमें नहीं लिखा है सेंटेंस में। नकारात्मक सोच विचारों का चिंतन करना चाहिए। अगर नकारात्मक से सोच रखोगे तो वैसे ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, ये भी गलत है। तो और ये क्या है, हमारा मतलब प्रिय विचारों का सदा परिपूर्ण रहना चाहिए। तो यही क्वेश्चन इसमें दे भी रखा, पूरा सेंस ही यही है इसका। तो आंसर हो जाएगा 51वें का डी। अगला है, हम कार्य सिद्धि और सफलता बहुत पास कब होते हैं? तो हम सफलता के पास कब होंगे? जब परिश्रम के स्थान में चतुराई का सहारा लेकर आगे बढ़ेंगे। तो कुछ नहीं लिखा है। नकारात्मक सोच भर देते हैं तो उल्टी ही बात कह रखी है। आशा प्रफुल्लता आत्मसम्मान से आत्मविश्वास से प्रोत होते हैं, यही सही है। और क्रोध, चिंता, भय को आश्रय देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। तो आंसर 52 में हो जाएगा सी। ठीक है। तो अभी के लिए अभी इतना ही करते हैं। वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में डालते हैं। नमस्कार।